फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द कंसोलिडेशन ऑफ राज। ठीक है, जैसे हमने देखा कि बंगाल का कंक्वेस्ट होता है, ठीक है, जितने भी रोड्स होते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट्स के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, तो वहाँ पे जो इंग्लिश है इट स्प्रेडेड इट्स टेंटिकल्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं या फिर हम बात करते हैं जो इंडिजीनियस स्ट्रक्चर हैं उनके ऊपर कॉलोनियलिज्म की उन्होंने छाप छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो शुरू में इन्होंने जो पॉलिसी है दैट दे फॉलो दैट इज द हैंड ऑफ पॉलिसी अंडर क्लाइव, है ना। तो धीरे धीरे जो कॉलोनियलिज्म है दिस बिकम लाइक मोर एंड मोर इंट्रेंच्ड इनटू द ब्रिटिश पॉलिसी, और इसने जितनी भी नीड थी सब कॉन्टिनेंट में उसको टैकल किया। ठीक है, सिंपल भाषा में देखें तो एक तरीके से दे जस्ट स्टार्टेड द फिलोसफी ऑफ रूल एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री इन द कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिंपल भाषा में बताता हूँ कि हमने क्या बात की। हमने देखा व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस, इनोवेशंस जुडिशरी में, सिविल सर्विसेज में, पुलिस और आर्मी में और एजुकेशन में। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या इनोवेशन आते हैं जिसकी वजह से दे आर वेरी बेटर इन अ वेरी बेटर पोजीशन टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वी विल स्टडी दैट पार्ट ओनली। ठीक है, तो एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं सबसे पहले। देखो, जो एजुकेशन थी इट विल बिकम लाइक वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अरीना फॉर द इंग्लिश इन इंडिया, है ना। तो काफ़ी डिबेट है कि जो एजुकेशन है इट वेंट बियॉन्ड द सोशल इंटरवेंशंस, है ना। और कह रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी को कंसीडर ना करते हुए नई इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो उसी में जो फर्स्ट फेज की हम बात करते हैं इसी डिबेट में, तो जो ओरिएंटलिस्ट होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। ठीक है, और आर्ग्यू करते हैं कि जो कंपनी का रूल है इट शुड बी मास्क्ड, और जो कॉलोनियल रूल है इट इज थ्रू द इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया के हैं। ठीक है, ताकि कोई भी रेबेलियन ना हो, कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट दे डजंट वांट एनी सबल चेंज, वो दे जस्ट वांटेड कि जो इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू ही हम चेंजेस लेके आए। ठीक है, तो यहीं से लाइक हम पहले बात करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। द फर्स्ट वन इज कलकत्ता मदरसा। गाइस, थोड़ा अगर फंबल हो तो उसको देख लेना, बिकॉज मेरा तबीयत अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, दिस इज कलकत्ता मदरसा। इट वाज फाउंडेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, एंड द ईयर ऑफ कलकत्ता मदरसा इज 1781। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या था, ये इस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया था कि यहाँ पे हम मुस्लिम लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कलकत्ता मदरसा में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स है काफ़ी उनको हेल्प मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि इससे इंडियंस ऐसे उनको मिलेंगे जो कि काफ़ी नॉलेजेबल होंगे उनके कस्टम्स और वर्नाकुलर में, है ना। तो इसलिए कलकत्ता मदरसा को एस्टेब्लिश किया गया। आफ्टर दिस वी हैव संस्कृत कॉलेज। This was founded by Jonathan Duncan in the year of 1791, है ना। तो ये बनारस में होता है। दिस इज फॉर मुस्लिम लॉ, दिस इज टू स्टडी द हिंदू लॉ। ठीक है, देन वी हैव फोर्ट विलियम कॉलेज। दिस वाज बाय वेल्सली। ठीक है, ही फाउंडेड दिस इन द ईयर 1800। ठीक है, तो इसको इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ऑफ दिस कस्टम्स एंड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, वो सिविल सर्वेंट्स को सिखाई जा सके। ठीक है, तो इस सिविल सर्वेंट्स के लिए था ताकि उनको इंडियन कस्टम्स सिखाए जा सके। ठीक है, तो इससे ब्रिटिशर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सेम वो काफ़ी नॉलेजेबल ऐसे लोग मिलेंगे जो ब्रिटिशर्स जिनको इंडियन कल्चर के बारे में, इंडिया वर्नाकुलर के बारे में पता होगा। ठीक है, तो जो इनिशियल फेज रहता है हमने जैसे बात की, इट वॉज डोमिनेटेड बाय ओरिएंटलिस्ट। वी विल सी ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं, यूटिलिटेरियंस कौन होते हैं। ठीक है, तो ओरिएंटलिस्ट पहले फेज में डोमिनेट करते हैं। ठीक है, बाद में धीरे धीरे एक इसमें अगर हम देखें एक प्रोग्रेसिव हमें काफ़ी रियलाइजेशन दिखता है कि जो एक ऐसा रूल रहेगा जो इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो दीज ऑल आर लाइक ओरिएंटलिस्ट काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस का यूज़ किया गया। ठीक है, बट बाद में धीरे धीरे जैसे ये पीरियड बीता उनको लगा कि ये चीज़ें काफ़ी इनएफिशिएंट है।
ठीक है, और इन चीज़ों की वजह से दिस इज नॉट अलाउंग दिस इज नॉट अलाउइंग फॉर इफेक्टिव एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो 1813 में क्या होता है, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं फॉर द एजुकेशन, है ना। तो ये दिए जाते हैं इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो एक डिबेट चलती है कि इस पैसे को यूज कैसे किया जाए। ठीक है, और ये पैसा बहुत बाद में यूज में आता है। ठीक है, यहाँ से एक डिबेट शुरू हो जाती है कि इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस पे पैसा लगेगा या फिर हम कुछ और डिफरेंट न्यू मेथड्स लेके आए जिसकी वजह जिससे हम इंस्टीट्यूशन नए डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये जो पैसा था ये 2-3 चीज़ों के लिए यूज़ किया गया या फिर उन चीज़ों के लिए एलोकेट हुआ था। ठीक है, तो पहला था कि जो नेटिव है उनके लिटरेचर में इम्प्रूवमेंट करना। साइंस है, साइंस की नॉलेज को बढ़ाना अमंग द नेटिव्स, है ना। डिबेट जो थी हाँ होती है फॉर लाइक टू प्रमोट द वेस्टर्न या फिर ओरिएंटल लर्निंग। जो एंजलिस्ट थे दे वर लाइक नॉट इन फेवर ऑफ दिस ओरिएंटल लर्निंग। ठीक है, नॉट इन फेवर। तो लगभग ये लगा लो 1813 में आया था, 10 साल तक ये पैसा यूटिलाइज ही नहीं हुआ। इट वाज फाइनली यूटिलाइज्ड इन 1823। ठीक है, तो 1823 में ये 1 लाख रुपए यूटिलाइज होते हैं। सबसे पहले अब ये देख लेते हैं ओरिएंटलिस्ट क्या होते हैं, यूटिलिटेरियन या फिर एंजलिस्ट क्या होते हैं। यूटिलिटेरियंस, ओरिएंटलिस्ट क्या होते थे, ये चाहते थे काफ़ी जो इंडिजीनियस इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें काफ़ी कम इंटरफेरेंस हो। ठीक है, दे बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ दिस इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये बिलीव करते थे, बेंथामाइट यूटिलिटेरियनिज्म होता था जिसके अंदर वो मानते थे कि एक्सप्लोइटेशन अगर करना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, इट विल बी पॉसिबल थ्रू द एफिशिएंट इनोवेशंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड दिस एक्सप्लोइटेटिव मशीनरी। ठीक है, ये कह रहे इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस को तो तबाह करो, दैट इज द वन थिंग द यूटिलिटेरियंस बिलीव। Sorry guys, they believed in like innovations in administration to exploit the द मशीनरी, इंडियन मशीनरी, है ना। तो ये चाहते थे कि कोई भी लोग रिबेलियन ना करें, कि ये लोग आके ताकि ये ना बोले कि तुम कोई ऐसा रैंडम चेंज लेके आ रहे हो जिसकी वजह से उनकी फीलिंग्स हर्ट हो और वो ऐसा रिबेलियन वगैरह कुछ करे। तो उससे बचाने के लिए इंडिजीनियस ही इंस्टीट्यूशंस को प्रेफर करते थे। एंड बट दे बिलीव्ड इन दिस ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो जब भी यूटिलिटेरियनिज्म की बात होती है, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है दैट इज द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ज़्यादा लोगों का अगर भला हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और कह रहे हैं अगर छोटी मोटी रेजिस्टेंस हो भी जाती है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर हम एक छोटी सी चीज़ को देख के हम बड़ी चीज़ों को भूल जाएं, दैट इज़ नॉट फेयर, है ना। तो ग्रेटेस्ट गुड की बात करते हैं कि ज़्यादा फायदा किस चीज़ में। तो ये तो नेटिव्स को बढ़ाना चाहते थे वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़े। असर्शन रीजन का आसानी से क्वेश्चन बन सकता है, लाइक बंदों को ओरिएंटलिस्ट का ही मतलब नहीं पता होता, यूटिलिटेरियनिज्म का भी मतलब नहीं पता होता, तो इट्स बेटर कि इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। एंड व्हाट दे वांटेड टू क्रिएट अ मिडिल क्लास, ठीक है, दैट इज इंग्लिश एजुकेटेड। ठीक है, जिनको इंग्लिश आती हो, एंड दे एम्फेसाइज ऑन इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इन दिस एजुकेशन पॉलिसी। तो कुछ लोगों के नाम बता रहा हूँ, ओरिएंटलिस्ट कौन कौन थे। वॉरेन हेस्टिंग्स एक ओरिएंटलिस्ट था। ठीक है, कोलिन मैकेंजी होता है, कोलिन मैकेंजी, he was also orientalist. Then we have Thomas Munro, he was also orientalist. Then we have Elphinstone। ठीक है, these all are the orientalists. Then we have like utilitarian,
वी हैव लाइक विलियम बेंटिक है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज वॉरेन हेस्टिंग, दिस इज विलियम बेंटिक। देन टीबी मैकूले, ठीक है, देन जेएस मिल एंड जेम्स मिल। these all are the utilitarians, ठीक है। तो धीरे धीरे जो टाइड होती है इट विल टर्न टुवर्ड्स द, जो हमारे यूटिलिटेरियंस होते हैं उनकी तरफ ये हमारी साइड चेंज होने लग जाती है। और बाय द टाइम जो हमारे विलियम बेंटिक होते हैं ही विल बिकम द गवर्नर जनरल ना। तो विलियम बेंटिक के टाइम से क्या होता है, वो अपॉइंट करते हैं टीबे मैकूले को, ठीक है। ही विल अपॉइंट द टीबे मैकूले एज द प्रेसिडेंट। ये पूछ सकते हैं इसका प्रेसिडेंट कौन था, ऑफ जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। टीबी मैकूले होते हैं, उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है बाय द विलियम बेंटिक ऑफ दिस पब्लिक इंस्ट्रक्शन ना। दिस वाज इन द ईयर ऑफ 1834। तो एक साल बाद जो लॉर्ड मैकूले होते हैं वो लेके आते हैं मैकूलेज मिनट, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकूलेज मिनट, उसके बाद हम थॉमसन का मॉडल समझेंगे, फिर हम वुड डिस्पैच की बात करेंगे, फिर हंटर जो कमीशन आता है उसकी बात करेंगे, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आता है एजुकेशन पॉलिसी का इन 1913, देन सेडलर, हार्टो एंड सार्जेंट, ठीक है। ये वाला चीज करके वी विल एंड द एजुकेशन वाला पार्ट, ठीक है। मैकूलेज मिनट की बात करते हैं। तो जितना भी अब पैसा था, पैसा कहाँ यूज होगा उस चीज को डिसाइड हुआ, ठीक है। जितना भी सैंक्शन होते हैं रिसोर्सेज गवर्नमेंट के, दे विल बी यूज्ड फॉर टीचिंग द वेस्टर्न लिटरेचर एंड वेस्टर्न साइंस, ठीक है। तो लिटरेचर को और साइंस को प्रमोट करना शुरू कर दिया मैकूलेज की मिनट के अंदर, ठीक है। देन इंग्लिश को बोला गया इट विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहीं से एक लाइन आती है, या फिर इन द मैकूलेज मिनट इट वाज मेंशन्ड कि जो इंडियन लर्निंग है दैट वाज इंफीरियर टू द यूरोपियन लर्निंग, ठीक है। तो यूरोपियन लर्निंग को ज़्यादा प्रमोट किया गया, ठीक है। जो मास एजुकेशन थी कि बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ाना है, दैट वाज निग्लेक्टेड। मास एजुकेशन निग्लेक्टेड है ना। तो इनका फोकस ये नहीं था कि एलिमेंट्री स्कूल ज़्यादा खोलने हैं, इनका ज़्यादा ये था कि हमें कुछ कॉलेजेस और कुछ स्कूल खोल देने हैं, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं था, ठीक है। तो यहीं से वो लाइन आती है कि ब्रिटिश एक ऐसी क्लास बनाना चाहते थे दैट इज इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट, ठीक है। तो दिस वाज लाइक वन ऑफ द मेन फोकस ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। तो वहाँ पे इसके अंदर ही एक थ्योरी आती है दैट इज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मैकूलेज मिनट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या था, इसके अंदर बोला कि जितनी भी ये नॉलेज मिल रही है, ठीक है, कुछ चुनिंदा लोगों को दी जाएगी, ठीक है। अब जो ये चुने हुए लोग हैं, ये जाके इनकी ड्यूटी है कि दे विल टीच द मासेस, है ना। जो ये कुछ लोगों को पढ़ाएंगे, बाकी जो लोग इंग्लिश सीख गए हैं दे विल टीच द अदर मिडिल क्लासेस एंड, ठीक है। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन यानी पहले ऊपर वालों को कुछ बताया तो वो अपने नीचे वालों को बताएंगे, देन उसके नीचे वालों को। तो इट वाज अ फिल्ट्रेशन काइंड ऑफ थ्योरी इन दिस, ठीक ठीक है। तो गवर्नमेंट ही एक तरीके से इन दोनों के बीच रहेगी। उसके बाद थॉमसन का मॉडल देखते हैं, उसको बोलते हैं थॉमसियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देखो जितना भी पढ़ रहे हैं ना, वी आर डूइंग इट इन लाइक इन वेरी डीप, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल इतना ही बोल सकता था कि वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ा दी, ठीक है।
तो बट वी आर डूइंग एवरीथिंग। तो पेपर में लाइक लास्ट ईयर भी एक कर्जन का किचनर का एक वो आया था कि कंट्रोवर्सी किसके टाइम थी वो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, इन चीज़ों से सोल्व होते हैं। अब इसमें पूछ सकते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, ठीक है। तो किस चीज़ से रिलेटेड है, मकूलेस के टाइम आती है, मकूले मिनट का पार्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। एंड दीज आर लाइक वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, है ना, लोगों को पता ही नहीं होता। सॉरी, ठीक है। थॉमसन सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। इसके अंदर क्या फोकस होता है, दिस वाज मेनली फोकस्ड ऑन द विलेज एजुकेशन, ठीक है। तो जेम्स थॉमसन होते हैं, वो इस मॉडल को लेके जाते हैं। बेसिकली जो थॉमसन होते थे, दैट इज द दिस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिस नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। और जो मीडियम है इंस्ट्रक्शन का, ही विल से जो गांव के लेवल पे होगा, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इन द वर्नाकुलर, ठीक है। एग्रीकल्चर साइंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सब पढ़ाया जाएगा विलेजेस में, स्कूल्स में। बस ये याद रखना, विलेज से वर्नाकुलर में होती है, एग्रीकल्चर पढ़ाया जाएगा, मैथ पढ़ाया जाएगा, मेंसुरेशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दे विल बी टोट अमंग मैनी यूजफुल सब्जेक्ट इन द विलेज स्कूल्स, है ना। एक अलग से एक रिवेन्यू का और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज न्यूली सेटअप, है ना। तो यहीं से हमारा रिवेन्यू का और जो पीडब्ल्यूडी जो होता है वर्क डिपार्टमेंट, ये सेटअप किया गया। और ये जो सिस्टम है इसके थ्रू ही, क्योंकि दिस थिंग इज एट लाइक वेरी विलेज लेवल, है ना। तो यहाँ पे जितने भी लोग लगते थे, दे वर एजुकेटेड इन दिस थॉमसन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। देन वी हैव वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, ठीक है। सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया था, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय चार्ल्स वुड। हम इनोवेशंस देख रहे हैं एजुकेशन में, ठीक है। कंसोलिडेट देख रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना राज को एक तरीके से कंसोलिडेट किया, ठीक है। तो 1854 में he was like he prepared this Woods dispatch of 1854। इसको popularly मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोला जाता है। इट was known as मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। बेसिकली इसने क्या किया था, एक रोड मैप एक एस्टेब्लिश कर दिया था कि किस तरीके से एजुकेशन का एक्सपेंशन होगा इंडिया में, ठीक है। तो इस डिस्पैच के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है कि टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मास एजुकेशन, वर्ड याद रखना, ठीक है। पेपर में आएगा तो मुझे लगेगा कि नॉर्मली वर्ड है, बट यहाँ मास एजुकेशन की बात हो रही है, इससे पहले नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से जो एक एक्सपेंशन दिखता है हमें एजुकेशन में, दैट वाज इन द वुड्स डिस्पैच। तो जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी होती है, इसको नेगेट कर दिया जाता है, ठीक है। इट वाज लाइक नॉट ऑफ यूज फॉर नाउ, है ना। इसके अंदर 4-5 चीजें होती हैं, वो देखते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होती हैं, कुछ अपने एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स एस्टेब्लिश होते हैं, एंड फाइनली वर्नाकुलर प्राइमरी प्राइमरी विलेज स्कूल्स, ठीक है। 3 लेवल के एजुकेशन सिस्टम बना दिए जाते हैं, ठीक है। 3 यूनिवर्सिटी खोली जाती है एट दिस कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल और कॉलेजेस होते हैं, देवर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। इसमें मतलब इंग्लिश भी पढ़ाएंगे और तुम्हारा वर्नाकुलर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। दिस इज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड यहाँ पे विलेज लेवल पे वर्नाकुलर में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, जो इंग्लिश होगी, दिस विल बी यूज्ड, ये पूछा जाता है, ठीक है। दिस विल बी यूज्ड एज अ लैंग्वेज इन हायर स्टडीज, ठीक है। इंग्लिश को हायर स्टडीज में यूज किया जाएगा, वर्नाकुलर को कहाँ यूज किया जाएगा, इट विल बी एट स्कूल लेवल, ठीक है। दिस वाज अंडर वुड्स डिस्पैच, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, फीमेल एजुकेशन पे काफी फोकस किया गया है इसमें, ठीक है।
वोकेशनल एजुकेशन पे भी थोड़ा फोकस किया गया. देन दे ऑल्सो फोकस्ड ऑन कि टीचर्स का भी ट्रेनिंग हो, है ना, कि टीचर्स का ट्रेनिंग होगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. उसके बाद पहले होता था कि रिलीजियस इंफॉर्मेशन ज़्यादा दी जाती थी, बट नाउ द फोकस शिफ्टेड टू द सेक्युलर एजुकेशन. ठीक है. प्राइवेट इंटरप्राइजेस होती थी, ठीक है, उनको इनकरेज किया गया कि प्राइवेट लोग भी आए और अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करें. ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कब अलाउड किया गया था, कब उनको एनकरेज किया गया. ठीक है. वुड्स डिस्पैच के अंदर होता है ये सब. ठीक है. देन वी हैव द हंटर कमीशन. ठीक है. इन द ईयर ऑफ 1882 1883. ठीक है. हंटर एजुकेशन की बात करें, दिस वाज फर्स्टली इन 1882 की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. इसमें क्या था, इट वाज फॉर्म्ड अंडर द लाइक चेयरमैनशिप ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर. ठीक है. डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के अंदर बनता है बिकॉज देयर वाज अ डिक्लाइन इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन. ठीक है. जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें काफ़ी इनको दिक्कतें लग रही थी कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है पढ़ाई का प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे. ठीक है. तो इसी चीज़ को जांचने के लिए ये कमीशन बैठाया गया. ठीक है. तो कमीशन होता ही है कि वो कुछ रिव्यू करेगा. ठीक है. तो ये यही चेक करने आया था कि व्हाट काइंड ऑफ लेवल इज देयर इन दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, है ना. तो इसको रिव्यू करने के लिए दिस कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड. ठीक है. साथ में इसने मॉनिटर किया द प्रोग्रेस इन एजुकेशन सिंस द वुड्स डिस्पैच. ठीक है. तो देखा एजुकेशन में क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है आफ्टर द वुड्स डिस्पैच, कि अच्छे से वो लागू भी हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है. तो बाद में इसने जितनी भी रिकमेंडेशंस दी, दैट वाज मोस्टली कंसंट्रेटेड ऑन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी. लाइक हायर एजुकेशन के बारे में नहीं था ज़्यादातर, सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन की इसने बात की. ठीक है. तो वही वर्नाकुलर को बताया कि वर्नाकुलर एक मीडियम होना चाहिए किसका, प्राइमरी लेवल का. ठीक है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट कि वो टेक केयर करे जितना भी एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने का, है ना. साथ में जो डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं उनको भी प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए. ठीक है. वही. और हाँ, कह रहे इनसफिशिएंट फैसिलिटीज हैं फीमेल एजुकेशन को लेकर, लाइक फीमेल एजुकेशन इज नॉट सो गुड. वो चीज़ें हंटर कमीशन में बताई जाती है. ठीक है. देन हेयर कम्स द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट. और मैं ऑर्डर में ही बता रहा हूँ ये सब. यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904. देखो, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पढ़ने से पहले देयर वाज अ कमीशन दैट वाज सेट अप, दैट इज द रेले कमीशन. ठीक है. दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1902, है ना. तो इस कमीशन में क्या होता है, इसमें इनको रिव्यू करना होता है किस चीज़ को, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ यूनिवर्सिटीज. ठीक है. इन द प्रीवियस हंटर इसके अंदर तो प्राइमरी देख लिया, उसके बाद जो रेले कमीशन होता है इसके अंदर वर्किंग देखी जाती है ऑफ द यूनिवर्सिटीज. ठीक है. और इसने सजेस्ट किए इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या करनी हो, क्या क्या कर सकते हैं इन दिस इंस्टीट्यूशंस, है ना. तो इसकी जितनी भी रिकमेंडेशंस थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आता है. ठीक है. तो जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आता है तो इसमें क्या क्या होता है, देयर वाज फर्स्ट थिंग, जो रिसर्चर्स हैं रिसर्च वर्क को काफ़ी इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. रिसर्च वर्क इज इम्पोर्टेंट. जो फेलोज होते थे जितने भी रिसर्च के, दे वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक. गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी. पहले बहुत ज़्यादा नंबर में फेलोज लिए जाते थे. ठीक है. और पीरियड ऑफ रिसर्च काफ़ी ज़्यादा होता था. ठीक है. तो नंबर ऑफ फेलोज भी कम किए गए ताकि कम लोग अच्छे से रिसर्च कर सकें, और जो उनका रिसर्च का पीरियड है उसको भी कम किया गया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें. सॉरी यार, खांसी हो रखी है. पीरियड भी कम किया गया रिसर्च का. ठीक है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, दे कुड पास
वीटो और अमेंड द यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस। देखो हर यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से ऑपरेट करती है, व्हाट आर द डिफरेंट रेगुलेशंस ऑफ अ यूनिवर्सिटी। तो गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया टू पास एनी रेगुलेशन, और यूनिवर्सिटी अगर कोई पास कर रही है उसके ऊपर वीटो भी लगा सकते हैं, ठीक है। वीटो एज इन उनकी परमिशन के बिना वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। एंड दे कैन ऑल्सो अमेंड गाइडलाइंस जो मेंशन है, ठीक है। दिस इज लाइक वेरी, एक तरीके से यूनिवर्सिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करना है ना, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हो गया था। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, अगर उनको अपनी कोई यूनिवर्सिटी खोलनी है या फिर प्राइवेट कॉलेज खोलना है, इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अगले 5 साल के लिए 5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, 5 लाख मनी दिया जाता है, ठीक है। तो ताकि वो बढ़ा सकें थोड़ा एजुकेशन का लेवल, ठीक है। देन एजुकेशन पॉलिसी पे एक रेजोल्यूशन आता है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज इन द ईयर 1913। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड द कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरीवन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कह दिया इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दे रिफ्यूटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। कह रहे जिसको पढ़ना है पढ़ो, ये हमारी सिरदर्दी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर इस रेजोल्यूशन में गवर्नमेंट ने फिर बात की, कुछ अच्छी बातें भी करेंगे, कह रहे हैं हमारा मकसद है कि हम इलिटरेसी को दूर भी करें, ठीक है, कि इलिटरेसी को हमें रिमूव करना है, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि हम हर बच्चे को ऐसे पकड़ पकड़ के पढ़ाएं, है ना। तो गवर्नमेंट ने हालांकि इसमें उन्होंने दे ट्राइड, है ना, कि एलिमेंट्री और फ्री एजुकेशन मिले पुअर सेक्शंस को, ठीक है। तो इस रेजोल्यूशन में उसकी बात गई, फ्री एजुकेशन टू पुअर्स, ठीक है, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी जो आज के टाइम पे है, ठीक है। तो इनकरेज किया गया जो प्राइवेट काइंड ऑफ पीपल हैं ताकि वो आए और क्वालिटी काइंड ऑफ स्कूल्स एस्टेब्लिश करें, ठीक है। यहाँ पे बोला ईच प्रोविंस विल हैव ए यूनिवर्सिटी, हर प्रोविंस में एक यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। दिस वाज द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। उसके बाद हमारा आता है सेडलर का यूनिवर्सिटी कमीशन। देखो दे ऑल आर लाइक इंटर रिलेटेड, है ना, एकदम से कुछ रैंडम चीजें नहीं हो रही हैं। सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, अभी तक ना इन पार्ट से ना टाइमलाइन वाले क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, बट इनके अंदर से भी पूछा जा सकता है, काफ़ी चीज़ें हैं पूछने की, ठीक है। तो इसलिए ही पढ़ रहे हैं, वरना क्रोनोलॉजी करके भी इसको आगे बढ़ा सकते थे, ठीक है। सेडलर की बात करते हैं। दिस वाज सेटअप टू रिव्यू द प्रॉब्लम्स दैट इज फेस्ड बाय द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहले तो ये याद रखना, ये कमीशन बैठा किसके ऊपर था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे बैठा था। बट जो इसकी रिकमेंडेशंस आई थी वो सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए नहीं आई थी, देवर फॉर द ऑल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटीज पे इसकी रिकमेंडेशन लागू होती थी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है फ्रॉम स्कूल्स टू यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो इस कमीशन ने कहा कि इट विल स्ट्रांगली फेवर कि द व्यू ऑफ कि प्री कंडीशंस होनी चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटीज टू इम्प्रूव द सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। तो सेकेंडरी लेवल पे इम्प्रूव करो ताकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी इम्प्रूव हो। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट आता है जो हमें कुछ सुना सुना लगेगा, ठीक है। स्कूल एजुकेशन को बोला गया इट इज़ फॉर 12 ईयर्स, है ना। यूनिवर्सिटी में कितने साल होंगे, दे विल हैव 3 ईयर कोर्स, ठीक है। एंड इस 3 ईयर कोर्स में आना है तो बीच में एक उनको इंटरमीडिएट कोर्स करना होगा। दिस इज डिफरेंट, आज फॉलो नहीं होता है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट कोर्स होता था दिस वाज मेनली फॉर द लाइक एजुकेशन को अच्छे से कंट्रोल कर सके, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी रूल थे जो ऊपर हम देख रहे थे काफ़ी टफ हो गए थे,
ठीक है, तो उनको लेस रिजिड किया गया। ठीक है, एक काफी सेंट्रलाइज्ड, जो जैसे हम बोलते हैं ना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, है ना, सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ यूनिटरी यूनिवर्सिटीज को सजेस्ट किया गया। फीमेल एजुकेशन पे फोकस किया गया, साइंटिफिक टेम्पर, है ना, टीचर ट्रेनिंग हो, ये सब बातें किसमें सैडलर में की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्कूल्स 12 साल, बीच में इंटरमीडिएट कोर्स करो, देन यूनिवर्सिटी 3 साल। ठीक है, एंड अनदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था दैट इज दिस सेंट्रलाइज्ड, और यहाँ पे रूल्स को लेस रिजिड किया गया। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट कमीशन जो एस्टेब्लिश हुआ, दैट इज द हार्टोग कमीशन। We have Hartog Commission 1929। इसमें अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा फोकस ये करता है प्राइमरी एजुकेशन में। ठीक है, कह रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन इज नॉट कंपल्सरी। दिस वाज हार्टोग वाज नॉट अ कमीशन, इट वाज अ कमिटी आई गेस, है ना, हार्टोग कमिटी होती है कि इसमें कुछ रिव्यू हुआ ही नहीं, तो इट वाज अ कमिटी। ठीक है, कमिटी भी सजेशन देती है, कमीशन मोस्टली एक रिव्यू वाली चीज़ करता है। पेन के क्या हो गया। तो यहाँ पे वही बात है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, दिस वाज नॉट कंपल्सरी, है ना। तो एक्सपेंशन जो हो रहा था इतनी फास्ट, हम ऊपर देखते हैं उस पर थोड़ा होल्ड लगाया जाता है। ठीक है यार, बहुत जल्दी तुम ऐसे एक्सपेंड भी मत करो एजुकेशन को। ठीक है, ज़्यादा ये समझदार हो जाएंगे। ठीक है, वो वाली चीज़। ठीक है, उसके बाद वोकेशनल कोर्सेज कक्षा 8th के बाद शुरू कर दो। ठीक है, एंड एडमिशन्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एडमिशन। ठीक है, इस टाइम तक काफ़ी लोग एडमिशन ले रहे थे। ठीक है, तो कह रहा है बहुत ज़्यादा इतना इतना भी नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि एजुकेटेड क्लास ही जाके आगे रिवोल्ट्स कर रही है। ठीक है, सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन। इन द सार्जेंट स्कीम अगर हम देखें, देर वॉज दिस प्राइम, देखो 3 से 6 साल यहाँ पे आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन मिलेगी, प्री प्राइमरी एजुकेशन। 6 से 11 कंपल्सरी, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कंपल्सरी वर्ड यूज होता है। ठीक है, यूनिवर्सल एजुकेशन। ठीक है, देन 11 से 17 हाई स्कूल। ठीक है, दैट इज मेनली द एकेडमिक और द टेक्निकल पार्ट जो यहाँ सिखाया जाएगा। ठीक है, देन वी हैव आर्ट्स होगी, टेक्निकल होगा, वर्क। ठीक है, या फिर कमर्शियल एजुकेशन लोगों को पढ़ाई जाएगी, कमर्शियल एजुकेशन। बीच में जो इंटरमीडिएट कोर्स था उसको अबोलिश कर दिया जाता है, इंटरमीडिएट कोर्स अबोलिश्ड। ठीक है, एक टारगेट लिया जाता है कि अडल्ट जितनी भी इलिटरेसी है, इट विल एंड इन लाइक नेक्स्ट 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ होती है। दिस वाज द एजुकेशन, जो चेंजेस होते हैं। ठीक है, कम टू द जुडिशरी। देखो, देयर वाज नीड फॉर एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स के पास पावर आती गई, टेरिटोरियल पावर आती गई, है ना, तो उनको चाहिए था कि इनके पास एक काफ़ी एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम हो। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, काफ़ी पिवटल था, ताकि वो इफेक्टिव एक्सप्लॉइटेशन कर सके एक स्टेबल लॉ के थ्रू, है ना, या फिर ऑर्डर के थ्रू, है ना। तो इंग्लिश काफ़ी इंटरेस्टेड थे
इन द सिविल डिस्प्यूट्स, और जो मैटर सिविल डिस्प्यूट्स जो मैटर होते थे, क्रिमिनल पे उनका ज़्यादा फोकस नहीं रहता था, बिकॉज सिविल जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनसे दे कैन गेट लैंड एंड ऑल, ठीक है, उस तरीके से उनको ज़्यादा फायदा होता था, ठीक है। क्रिमिनल्स वाले पे इतना उनका डायरेक्ट फोकस नहीं था, ठीक है। तो जो सिविल होते थे ये डायरेक्टली जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते थे, ठीक है, कमर्शियल इंटरेस्ट होते थे, उनको टारगेट करते थे। कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से दे स्टार्ट दिस जुडिशरी दैट इज मोर फोकस्ड ऑन दिस सिविल डिस्प्यूट्स, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो होते हैं, देर वॉज लाइक इंट्रिंसिक बिलीफ कि जो प्री कॉलोनियल इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस हैं और जो रिलीजियस इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, जो एक तरीके से जज का काम करते थे, ठीक है, तो उन सब का रोल रहता था ओरिएंटलिस्ट में, ठीक है। एज वी हैव सीन कि जो हमारे वॉरेन होस्टिंग्स थे, ही वाज अ ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। तो इनिशियली वो ये बिलीव करते थे जो पहले के हमारे इंट्रिंसिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ही ऐसे रहने देना चाहिए, और जैसे गांव में पंचायत के थ्रू हो गया, ठीक है, या फिर काजी के थ्रू हो गया, वहां से डिसीजंस लेना, ठीक है। तो बाद में कौन आते हैं, कॉर्नवालिस आते हैं, ठीक। कॉर्नवालिस ही डिड नॉट एम्बॉडी द सेम फेथ इन रिलीजियस इंटरमीडियरीज जैसे हेस्टिंग्स ने किया, ठीक है। ही ऑल्सो लाइक चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, ठीक है, उसने वो तो रखा ही रखा, बट जुडिशरी में मेजर चेंजेस ले गया है, ठीक है। तो जो कॉर्नवालिस का स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ जुडिशरी, दिस इज लाइक द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बाद में जो चेंजेस फर्दर होते हैं दैट वाज बाय विलियम बेंटिक, ठीक है, ड्यूरिंग दिस कंपनी रूल, एंड दिस वाज द इवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी। देखो शुरू में क्या होता था, मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से थिंग्स है, लाइक जब कॉलोनियल रूल आया था उससे पहले क्या होता था, ठीक है। दो कोर्ट होते थे, क्रिमिनल होते थे, सिविल होते थे। क्रिमिनल रूरल में भी होता था, अर्बन में भी होता था, ठीक है। रूरल में कोई फैसला अगर किसी को सुनाना है उसके लिए फौजदार होता था, ठीक है। अर्बन में सुनाना है तो कोतवाल साहब होते थे, ठीक है। सिविल कोर्ट के लिए क्या होता था, अगर रूरल है तो जमींदार या फिर जो गांव का मुखिया होता है वो सुनाता था। अर्बन में क्या होता था, काजी होते थे या फिर पंडित होते थे, वो अपना फैसला सुनाते थे, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम क्या हुआ, जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है दो ही चीजों में डिवाइड हुआ, द फर्स्ट वन इज क्रिमिनल एंड सेकंड वन इज सिविल, है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करते हैं फॉर द क्रिमिनल कोर्ट, दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1774 एट द फोर्ट विलियम एट कलकत्ता, है ना। यहाँ पे जो सिविल होता था, सिविल को बोला गया सदर दीवानी अदालत, इंट्रिंसिक पार्ट भी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोला गया जो क्रिमिनल वाली है दैट इज निजामत, एंड दिस वाज दीवानी, इतना याद रखना, निजामत अदालत एंड दिस वाज दीवानी अदालत, दिस वाज फॉर सिविल केसेस, दिस वाज फॉर क्रिमिनल केसेस, ठीक है। देखो निजामत में वैसे समझा रहा हूँ, लाइक इतना डीप नहीं पूछेंगे। एक यूरोपियन ऑफिसर होता था इसमें, एक हमारा नेटिव होता था जो एक इंटरमीडियरी का काम करता था, ठीक है, जिसके अंदर एक पंडित होता था या काजी साहब होते थे, क्योंकि इंट्रिंसिक वाली चीज भी ये ले रहे हैं, ठीक है। और जो दीवानी होती थी, दीवानी में भी सेम एक नेटिव होता था, और इसके अंदर जो डीसी साहब होते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारा दीवानी अदालत का पार्ट होता था, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, एक नेटिव जो हमारे काजी या फिर पंडित हैं वो यहाँ रहते थे, ठीक है। कॉर्नवालिस का जो मॉडल आता है, तो यहाँ पे वैसे समझाता हूँ मैं। कॉर्नवालिस के टाइम क्या हुआ, अगर सिविल डिस्प्यूट हो रहे हैं, सिविल डिस्प्यूट है ना, तो एक किंग की काउंसिल होगी, अगर 5,000 पाउंड से ज्यादा मैटर है, कॉर्नवालिस की बात करते हैं पैसे के हिसाब से, अगर 5,000 पाउंड से अगर बड़ा मैटर है, दे विल गो टू द किंग इन काउंसिल, ठीक है। यहाँ से फिर वो जाएगा, दिस विल गो टू द सदर, सदर दीवानी, द सेम सिविल, ठीक है। हमने देखा था कॉर्नवालिस ने कुछ स्ट्रक्चर लिया था फ्रॉम द वॉरेन हेस्टिंग, यही लिया था, ठीक है। सदर दीवानी अदालत एट, दिस इज एट कलकत्ता, है ना। यहाँ से ही ऑल्सो एस्टेब्लिश दिस सर्किट कोर्ट्स, ठीक है, सर्किट कोर्ट्स लेके आए, दिस वाज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल बेसिकली, ठीक है। तो दिस देयर आर आल्सो रजिस्ट्रार कोर्ट्स,
जो इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, इतना याद रखना, जो रजिस्ट्रार के कोर्ट्स होते थे दे वर ओनली फॉर यूरोपियंस, इंडियंस के लिए मुंसिफ कोर्ट होते थे। इतना नहीं पूछेंगे बट वी आर डूइंग, है ना, मुंसिफ के कोर्ट, दीज आर फॉर नेटिव्स। ठीक है, क्रिमिनल क्या क्या होता था, क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा सदर निजामत में। ठीक है, क्रिमिनल के लिए इट इज वेरी सिंपल, जितने भी केसेस होंगे दे विल डायरेक्टली गो टू द सदर निजामत, निजामत से वो सर्किट कोर्ट में भी जा सकते हैं, वहां से फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी हमारा नेटिव इंटरमीडियरी नहीं था, इतना याद रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट, नो नेटिव इंटरमीडियरी। किसी भी पंडित, किसी भी काजी का कोई रोल नहीं रहता है इन चीजों में ड्यूरिंग द कॉर्नवालिस, है ना। बेंटिक की बात करते हैं। देखो बेंटिक इज लाइक सिविल जुरिडिक्शन की बात करें वही 5000 सदर दीवानी अदालत, इसमें बस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऐड हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, मुंसिफ कोर्ट वही रहते हैं, रजिस्ट्रार कोर्ट वही रहते हैं, सेम रहता है। ठीक है, क्रिमिनल की बात करें तो क्रिमिनल में ये होता है जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जो पहले इंग्लिश का यूज होता था, सॉरी पहले पर्शियन का यूज होता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉर्नवालिस, तो पर्शियन को क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस किया जाता है एज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, है ना। तो यहाँ पे सदर निजामत जो होती है, निजामत इज फॉर क्रिमिनल केसेस, है ना, वो कहाँ चली जाती है, इलाहाबाद में चली जाती है। ठीक है, तो बाद में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हैं, तीनों को इसके अंडर ले लिया जाता है। ठीक है, दिस इज द जुडिशरी। आफ्टर दिस जुडिशरी आर्मी की बात करते हैं। आर्मी की अगर हम बात करें 1857 से पहले कैसी आर्मी होती थी, देखो आर्मी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, जब भी हम ब्रिटिश एक्सपेंशन की बात करते हैं, ठीक है, तो कंपनी क्या करती थी, दे विल लीज की, जो किंग की रॉयल आर्मी है उसको लीज पे ले लेती थी। और 1857 से पहले की बात कर रहे हैं, वो समझ रहे हो ना, रिवोल्ट से पहले की। ठीक है, आर्मी को लीज पे लेती थी और वो रॉयल आर्मी आती थी सब कॉन्टिनेंट पे फाइट करने पे। ठीक है, उनकी खुद की तो नहीं थी, किंग से लीज पे ली जाती थी वो चीजें, है ना, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट होता था जो आर्मी के अफसर हैं और जो सिविल की अथॉरिटीज हैं कंपनी की। ठीक है, क्योंकि तो लीज पे आए हुए हैं, बट उनको ऑर्डर नहीं मानने की आदत इन लोगों की, जो एक कंपनी है। ठीक है, तो एक अटेम्प्ट होता था लोगों का कि हम अपनी परमानेंट आर्मी एक एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा सोचती थी क्योंकि वो इतना कन्फ्लिक्ट एक तरीके से हमें दिखता है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद के बंदे रिक्रूट करना शुरू कर दिए। ठीक है, उनको यूरोपियन मिलिट्री स्टैंडर्ड पे ट्रेन किया गया। ठीक है, दीज वर कमांडेड बाय यूरोपियंस ऑल्सो, है ना, जितने भी यूरोपियन ऑफिसर्स थे वही इनको कमांड करते थे। ठीक है, जो कमांडर इन चीफ होता था दैट वाज द राजा का ऑफिसर, किंग्स ऑफिसर होता था। ठीक है, तो जो हेस्टिंग्स था, हेस्टिंग्स के अंदर जो आर्मी होती थी उसके अंदर मोस्टली कौन लोग होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, राजपूत होते थे। ठीक है, तो उन्होंने कास्ट को काफी रिस्पेक्ट किया ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, उनकी जो भी डाइटरी नीड्स होती थी, ठीक है, ट्रेवल उनको जिस तरीके से करना होता था, या फिर जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी सिपोही की, उनको मानते थे। क्योंकि पहले तो लीज पे आर्मी ले रहे हैं। ठीक है, लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है, जैसे मूवीज वगैरह देखते हैं तो उनको दिखता है दिस इज द ब्रिटिश आर्मी, भाई उन्होंने लीज पे ले रखी है वो। ठीक है, पैसा दे देते उसका, बाद में अपने बंदे इन्होंने रिक्रूट करना शुरू किए। ठीक है, तो यहाँ पे वो सबको रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उनको चाहिए था कि हम तो इनको रिस्पेक्ट कर लेंगे इस आर्मी के साथ कन्फ्लिक्ट करने से बढ़िया। ठीक है, तो जो आर्मी थी, जैसे बंगाल की अगर हम आर्मी देखें, दैट वाज लाइक मोर होमोजीनियस, एक जैसे ही लोग थे। ठीक है, जितने भी हाई कास्ट थे, ठीक है, जितना करेक्टर था मद्रास और बॉम्बे में हमें दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके कुछ आर्मी रहती है। 1857 के बाद क्या होता है, एक कमीशन आता है दैट इज पील कमीशन। दिस इज पोस्ट 1857। 1857 में रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से बोल सकते हैं। ठीक है, पील कमीशन में क्या होता है, कह रहे आर्मी जो है ना, इट शुड बी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज। ठीक है, अलग अलग लोग होने चाहिए, डिफरेंट कास्ट के लोग होने चाहिए। ठीक है, एंड दे शुड बी मिक्सड इन डिफरेंट रेजिमेंट्स, पूछ सकते हैं पील कमीशन, है ना, इन ईच रेजिमेंट्स। ठीक है, पहले काफी होमोजीनियस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, अगर एक
लाइक आर्मी है तो उसमें सिर्फ ब्राह्मण्स मिलेंगे, क्षत्रियास मिलेंगे, राजपूत मिलेंगे, ठीक है। पील कमीशन में क्या हुआ, कह रहा है जो ये आर्मी है ना इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग लो, डिफरेंट कास्ट के लोग लो, सबको मिक्स कर दो, है ना। 1880s में एक थ्योरी आती है, दैट इज द मार्शल रेस, मार्शल रेस थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस होती है। इसमें क्या इम्फेसाइज होता है कि जो एथनिसिटी है, या फिर एक तरीके से हम स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं, रेशियल स्टीरियोटाइप्स, उनको प्रमोट किया कि एक पर्टिकुलर लाइक कास्ट है, दे आर लाइक वेरी रेशियल सुप्रीम, है ना। उनको लेके आया गया, जैसे पठान्स है, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हमें दिखते हैं, राजपूत हैं नॉर्थ इंडिया से, है ना, गुरखाज हैं, उनको काफी इस चीज में प्रमोट किया गया कि वो तो मार्शल रेस है, ठीक है, दे कैन फाइट वेरी वेल, है ना। तो 1914 में क्या होता है, जितनी भी लगभग 75% अगर बात करें, जो इंडियन इन्फेंट्री है, इट विल ओनली कम फ्रॉम लाइक पंजाब वाला रीजन, नेपाल वाला रीजन, एंड दिस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, है ना। तो इस मार्शल रेस, दिस ओला लाइक पील कमीशन, तो ये कास्ट के किस तरीके से उनको मिक्स करके अलग अलग रेजिमेंट्स में बांट दो, ठीक है। बाद में ये थ्योरीज आती है, ठीक है। 1941 में लगभग 75% जो लोग हैं सिर्फ 3 ही जगह से आ रहे थे, ठीक है। दिस वाज द आर्मी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें पुलिस, देखो पील कमीशन आप कहीं भी पढ़ते हो ना तो अलग से नहीं पढ़ा जाता। अगर हमें यही नहीं पता होगा ना 1857 से पहले क्या कंडीशन थी, पील कमीशन कितना ही समझा लूं नहीं आएगा समझ। क्योंकि सीधा इसको पता है कब, अगर पढ़ाते, असल में तो पढ़ाते नहीं, अगर पढ़ाते भी है तो इसको 1857 के रिवोल्ट के बाद पढ़ाते कि आर्मी में क्या क्या चेंजेस हुए। तो वहां तो सीधा बोल दिया जाता कि कास्ट को ऐसे मिक्स कर दो अलग अलग रेजिमेंट में, तो वो समझ नहीं आता। बट वी हम अब हमें पहले पता कि पहले क्या होता था, क्या स्ट्रक्चर था, ठीक है। नाउ इट इज लाइक वेरी कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअली हमारी काफी क्लैरिटी आ जाती है इस चीज में, है ना। इसी तरीके से पुलिस का देखते हैं। कॉलोनियल रूल से पहले किस तरीके का पुलिस का स्ट्रक्चर होता था। अर्बन में कौन होता था, कोतवाल साहब होते थे, सुना होगा ना। रूरल में कौन होते थे, जमींदार होते थे या फिर फौजदार होते थे। विलेज में चौकीदार होता था या फिर वॉचमैन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ब्रिटिश है उसने इस स्ट्रक्चर को इनहेरिट किया और शुरू में इसको चेंज नहीं किया इनिशियली, ठीक है। बट धीरे धीरे क्राइम रेट काफी बढ़ा, ठीक है, जिससे ट्रेड और कॉमर्स पे काफी इम्पैक्ट बढ़ा। और ट्रेड और कॉमर्स पे इफेक्ट पड़ेगा तो ब्रिटिशर्स विल लाइक दे विल डू सम चेंजेस, ठीक है। तो 17 दिस वाज, इसको ना फौजदारी सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो दिस फौजदारी सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश मजिस्ट्रेट्स, फौजदारी टू इंग्लिश मजिस्ट्रेट्स। इस सिस्टम में क्या होता था, जो जमींदार थे उनको दे वर अंडर द मजिस्ट्रेट्स, है ना। और जमींदार के पास पावर रह जाती है फॉर द ऑफ द पुलिस, है ना। यहाँ पे फिर 1793 में ये इनिशियल की बात है ना। फिर 1793 में क्या होता है, कॉर्नवालिस क्या करता है, कॉर्नवालिस का नाम याद रखना यहाँ पे, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड कर देते हैं, ही विल डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट्स इनटू थानास, ठीक है। यहाँ से थाना का कॉन्सेप्ट आता है। और हर एक जो थाना होता है उसका एक दरोगा वो एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। एक दरोगा हर थाने का होगा, ठीक है। दिस वाज बाय कॉर्नवालिस, ठीक है। जो दरोगा होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा, इसको सुपरवाइज कौन करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। वो गांव में बोलते हैं ना तू क्या मजिस्ट्रेट लग रहा है ना। तो मजिस्ट्रेट इज लाइक उस टाइम पे इट वाज लाइक वेरी बिग पर्सनैलिटी, है ना। क्योंकि पुलिस में भी ही वाज कंट्रोलिंग द जमींदार्स एंड द दरोगास, है ना। तो काफी एक इम्पोर्टेंट पावर हब बन जाता है वहां पे, ठीक है। वहां पे क्या होता है, दिस इज फौजदारी सिस्टम, है ना। फौजदारी से इंग्लिश मजिस्ट्रेट सिस्टम आता है। यहाँ से हमारा दिस सिस्टम इज द दरोगा सिस्टम, ठीक है। जो दरोगा सिस्टम है इसको बाकी एक्सटेंड कर दिया जाता है टू द ये हमारा जो बंगाल है, मद्रास है, सॉरी बंगाल में तो था ये, ठीक है। मद्रास में लाइक इन 1802 में, ठीक है, वहां पे इसको एक्सपेंड कर दिया जाता है। बट कहते हैं ना दरोगा साहब ने बहुत करप्शन किया, बहुत ओवर एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है और इसको अबोलिश कर दिया जाता है। इट वाज अबोलिश्ड इन 1812, ठीक है। अगर सिंपल पूछ ले
दरोगा सिस्टम वाज अबोलिश्ड इन विच ईयर, है ना, या फिर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। लाइक वैसे अभी अभी हमें सुनने में इजी लग रहा है कि कॉर्नवेलिस कर देंगे, 1812 कर देंगे, बट अगर इसके बारे में नहीं पढ़ा तो फिर कहेंगे कि पेपर तो बहुत टफ आया था, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, इन 1812 इट वाज अबोलिश्ड, ठीक है। तो बाद में फिर क्या होता है कि विलेज पुलिस जो है उसको सुपरवाइज करने के लिए पावर मजिस्ट्रेट से लेके किसको पावर दे दी जाती है, कलेक्टर को, ठीक है। यहाँ से फिर वो लोग बोलने लगे कि तू क्या कलेक्टर लग रहा है, तू क्या डीसी लग रहा है, ठीक है। ये पावर उनके पास आ गई है, ठीक है। विलेज पुलिस को वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब कलेक्टर के पास इतनी पावर है, वो क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, रिवेन्यू कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, पुलिस कंट्रोल कर रहा है, मजिस्ट्रेट के फंक्शन वो देख रहा है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट की इतनी पावर थी, इसके पास तो रिवेन्यू की पावर भी है, इसके पास पुलिस की पावर भी है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के फंक्शन भी है, ठीक है। दिस इज एट 1843। तो यही सिस्टम आगे काफी टाइम तक चलता है फॉर द पुलिस, है ना। आफ्टर दिस उनका एक पैरामिलिट्री का भी मॉडल आता है इसी में, पुलिस के अंदर ही बात कर रहे हैं, पैरा मिलिट्री मॉडल, ठीक है। दिस वाज सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है सिंध में, ठीक है, किसके द्वारा, बाय चार्ल्स नेपियर, 1843 में। गाइस अगर तुम्हें ये लग रहा है ना दिस इज टफ, ये टफ नहीं है, दिस इज लाइक वेरी इजी पार्ट, है ना। इसको सिर्फ याद ही करना है, पैरामिलिट्री मॉडल हम अच्छे से समझ रहे हैं ना। तो सिंध में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया चार्ल्स नेपियर ने किया, 1850 1843 में किया, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ना, आयरिश जो होता था वहाँ पे आयरलैंड में काफी प्रिवेलेंट था। तो इसके अंदर क्या होती थी, जो पुलिस थी उसको डिवाइड कर दिया जाता था दो पार्ट में, एक होती थी अनार्म्ड, दूसरी होती थी आर्म्ड, ठीक है। तो कैसा एक स्ट्रक्चर होता था, क्वाजी मिलिट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। क्वाजी यानी झूठा, मिलिट्री यानी कुछ लोग अनार्म्ड भी है, आर्म्ड भी है, ठीक है। तो एक पुलिस कमीशन एस्टेब्लिश होता है 1860 में, पुलिस कमीशन, इसी के अंदर बात कर रहे हैं, पुलिस कमीशन इन 1860, ठीक है। इस मॉडल को आगे फर्दर क्रिस्टलाइज कर दिया एक एक्ट लॉन्च करके, दैट इज द इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861। आज भी देखते हो ना, हर पुलिस वाले के पास गन नहीं होती, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन रैंक ही बंदों को, लाइक जो नॉर्मल कांस्टेबल है उनके पास लाइक वो पिस्टल वगैरह नहीं होती है, ठीक है, डंडे लेके चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। तो काफी नेक्स्ट सेंचुरी तक ये स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। दिस पैरामिलिट्री, कुछ लोगों के पास अनार्म्ड होंगे, कुछ आर्म्ड होंगे, ठीक है। अनार्म्ड रखने का मेन मोटिव यही है ताकि लोगों को इतना भी डर ना लगे उनसे, है ना, लोगों को एक तरीके से अडेप्टेबल भी बनाना है, वो वाली चीजें, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर सिविल सर्विसेज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है सिविल सर्विस से ही पूछे जाते हैं ना। तो अगर हम बात करें, जो कॉर्नवालिस थे, ठीक है, ही वाज लाइक, कॉर्नवालिस ना इन चीजों में बहुत आगे था, वो ही रिफॉर्म कर रहा था जितने मेजर मेजर कर रहा था, ठीक है। अगर तुम्हें रिफॉर्म इस पीरियड में अगर कोई दिखे और तुम श्योर नहीं हो और तुक्का भी मारना है तुम्हें, तो कॉर्नवालिस का ही मार के आना, ठीक है। तो लाइक हमने पर्सनैलिटी वाला नहीं किया है कि किस बंदे का कैसा पर्सनैलिटी था, ठीक है। लाइक अगर उनका पर्सनैलिटी समझ लेते हैं ना तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। लाइक मैंने लास्ट ईयर के जो पेपर में एक दो क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व कर दिए थे, क्योंकि मेरे को गवर्नर जनरल्स की पर्सनैलिटी पता थी कि कौन किस टाइप का बंदा था और किस तरीके से सोचता था, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू दैट थिंग, आई विल सेंड यू द PDF की किस तरीके के उन्होंने एक्शंस लिए। तो कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो ही इज़ लाइक वेरी अच्छा आदमी, है ना, उस पीरियड में एक दो ही अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये थोड़ा हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट तरीके से वर्क करने वाली चीज़ें, ठीक है। तो जो कॉर्नवालिस होता है, ही वाज फर्स्ट टू ब्रिंग इनटू दिस एग्जिस्टेंस, और या फिर कॉर्नवालिस ही ऑर्गेनाइज करता है, ही विल ऑर्गेनाइज द सिविल सर्विसेज, ठीक है। उन्होंने ही ट्राइड टू चेक द करप्शन, ठीक है। धीरे धीरे उसने कहा कि मैं चलो तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता हूँ, तुम करप्शन मत करना, ठीक है। तुम जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हो प्राइवेट ट्रेड भी मत करना, ठीक है। अगर प्राइवेट ट्रेड करोगे तो तुम्हारे ऊपर काफ़ी मतलब टफ रूल्स लगा दिए उन्होंने, ठीक है। प्राइवेट ट्रेड को बंद किया, ठीक है। जो सिविल सर्वेंट्स हैं, किसी भी तरीके की ब्राइब लेना उनको मना किया गया, कोई भी गिफ्ट नहीं लेंगे, ठीक है।
ये हमारे कोरोना में लिस्ट करते हैं, है ना। और कह रहे हैं किसी को भी मैं, कोई मेरा खास है तो उसको सिंपल प्रमोशन नहीं दूंगा, जितना भी प्रमोशन होगा प्रमोशन विल बी बेस्ड ऑन सीनियरिटी, जो जितना बड़ा होगा उस हिसाब से उसका प्रमोशन होगा, ठीक है। जो सिविल सर्विसेज था एट दैट टाइम, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस वाज अ पेट्रनेज काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पेट्रनेज ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, पेट्रनेज का मतलब क्या होता है, एक नॉमिनेशन का मेथड होता है, ठीक है। शुरू में दे विल नॉमिनेट अ पर्सन, ठीक है। कौन नॉमिनेट करता था, दे वर नॉमिनेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। एक कंपनी होती है, कंपनी के डिफरेंट डायरेक्टर्स होते हैं, इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे, ठीक है। तो वो नॉमिनेट करते थे दिस डिफरेंट सिविल सर्विसेज के जो लोग होते थे, ठीक है। तो इंडियंस शुरू में नहीं इसका पार्ट थे, ठीक है। तो इंडियंस को बेसिकली एक्सक्लूड किया हुआ था, इंडियंस वर एक्सक्लूडेड हर उस सर्विस से जिसकी अगर अगर 500 पाउंड से ज़्यादा सैलरी है, ठीक है। अगर 500 पाउंड से ज़्यादा सैलरी है तो उनको एक्सक्लूड कर देते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो लॉर्ड वेल्सली होते हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता में, ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग हो सकती है किसकी, सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स की। बाद में इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया, ठीक है। तो एक कॉलेज बनाया जाता है, दैट इज द ईस्ट इंडिया कॉलेज, दैट इज एट हेलीबरी, हेलीबरी, दिस वाज इन द ईयर 1809। तो देखो सिंपल सा, तुम्हें कॉलेज से जाना है, उससे अगर तुम उससे पास आउट हो गए तो तुम एक सिविल सर्वेंट बन सकते हो, कोई पेपर नहीं देना, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक कॉलेज में जाके तुम्हें सिर्फ ट्रेनिंग लेके आनी है, ठीक है। हेलीबरी के कॉलेज में तुम्हें जाना है, ठीक है। 2 साल के लिए उनको सिर्फ ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो वहां से यू विल जस्ट गेट नॉमिनेटेड, है ना। एक क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया कि इन द ईयर ऑफ लाइक 1853, दैट इज अ चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें क्या होता है, ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ ओपन कंपटीशन, ठीक है। 1853, 1870 में क्या होता है, एक स्टेट्यूटरी सिविल सर्विस एस्टेब्लिश हो जाती है, यही पूछ सकते हैं, वॉज एस्टेब्लिश्ड, जहाँ पे इंडियंस को नॉमिनेट किया जा सकता है, यहाँ भी इंडियंस को क्या किया जा रहा है, नॉमिनेट किया जा रहा है, ठीक है। इन द यूरोपियन कोविनेटेड सिविल सर्विसेज, यानी ऊपर वाली, है ना। देन फाइनली अगर हम बात करें, दैट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसके अंदर क्या हुआ, सेपरेट, यहाँ से ना ये इनको सिंपल ऐसे मत समझो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सेपरेट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, examination to the Indian civil services that to be held in India, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, सेपरेट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, जो कि इंडिया में होगा, ठीक है। इंडिया में जो होगा, दैट थिंग हैपेंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, है ना। पहली बार 1922 में क्या होता है, जो इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन होता है एट इलाहाबाद एंड लंदन। फ्री के क्वेश्चन, फ्री के आंसर तुम्हें मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ से, ये 5-6 पॉइंट याद कर लो, ठीक है। उसके बाद 3 कमीशन बैठते हैं, नोट सो इम्पोर्टेंट, बस ये याद रखना कब कब बैठते हैं। द फर्स्ट वन इज दिस आइथिसन कमीशन, कमेटी थी ये तो, आइथिसन कमेटी ऑन पब्लिक सर्विसेज, देन इस्लिंगटन कमीशन, देन ली कमीशन,
ठीक है, सिविल सर्विसेज रिलेटेड सॉरी 3 कमीशंस बैठते हैं. द फर्स्ट वन इज इन 1886, 1912 एंड दिस वाज इन 1924. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस वाज सेटअप बाय डफरिन. ठीक है, सबसे पहले याद रखना किसने सेटअप किया. ठीक है, इसमें बताया गया कि जो एग्जाम होगा ना, दिस वाज ओनली इन इंग्लैंड. ठीक है, सिर्फ इंग्लैंड में एग्जाम होगा. ठीक है, रिकमेंडेशंस इस कमेटी की थी. 2 टर्म्स यूज होती थी, कोविनेटेड और अनकोविनेटेड. उन टर्म्स को कह दिया वी विल नॉट यूज दोस टर्म्स, है ना. लाइक एक ग्रुप बी हो गया, एक ग्रुप बी और सी हो गया, एक ग्रुप ए हो गया. ठीक है, तो कोविनेटेड इज ग्रुप ए. तो जितने भी कोविनेटेड सर्विसेज है उसमें कोविनेटेड बोलना बंद कर दिया, नॉन कोविनेटेड बोलना बंद कर दिया. ठीक है, तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हुई. जैसे एज है, एज को बढ़ा दिया 23 साल. ठीक है, इसको इंडियंस दे सकते थे, है ना, बट उनको क्या करना है, इंग्लैंड जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए, वो वाली चीज़ है. ठीक है, तो सिविल सर्विसेज को फर्दर इसने डिवाइड कर दिया कि एक है इंडियन इंपीरियल सर्विस जो इंग्लैंड में होगी. उसके बाद होती है प्रोविंशियल, जैसे ये लगा लो पीसीएस, है ना, जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस है उसकी एग्जामिनेशन इंडिया में होगी, ये इसी के अंदर है ना. उसके नीचे तीसरी भी होती थी, दैट इज सबॉर्डिनेट सिविल सर्विस, दैट इज ऑल्सो इन इंडिया. ठीक है, बस ये याद रखना, जो इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विसेज है that to be held in England. ठीक है, एज 23 साल कर दी है. इस्लिंगटन के बारे में ये एक ही पॉइंट याद रखना, जो साइमल्टेनियस एग्जाम की बात की गई थी वो इसकी रिकमेंडेशन थी. ठीक है, इसने सिर्फ रिकमेंड किया था कि साइमल्टेनियस एग्जाम होना चाहिए, जैसे कि बाद में हमें इलाहाबाद और लंदन में दिखता है. ठीक है, ली कमीशन. इसमें जैसे हम बात करते हैं, जैसे एजुकेशन में जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं, ठीक है, एजुकेशन में जो हायर पोस्ट होती हैं, या फिर जो सिविल मेडिकल सर्विसेज है, बड़े बड़े मेडिकल ऑफिसर्स हैं. ठीक है, इन सब की जो अपॉइंटमेंट है इनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, दैट इज इट्स रिक्रूटमेंट की बात, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है आईसीएस में, है ना, उसमें 50-50 होना चाहिए. 50-50 यानी 50% तो यूरोपियंस होने चाहिए और 50%, देखो रिकमेंडेशंस देते हैं ना जितने भी कमीशन होते हैं, है ना, तो ली कमीशन भी ये कह रहा था कि 50-50 कर दो, और साथ में एक ऐसी चीज करो कि 15 साल के अंदर 50-50 हो जाए. ये रिकमेंडेशन था इसका, है ना. एक पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश करो, पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश करो, ये इसकी रिकमेंडेशन थी. ठीक है, दिस रिकमेंडेशन वाज, इसका क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में इसको डाल दिया गया. ठीक है, एक्ट में इसकी रिकमेंडेशन को फाइनली कि एक पीएससी इंडिया के लिए एस्टेब्लिश कर दिया गया. ठीक है, 1919 में. ठीक है, लाइक दिस आर द सिविल सर्विसेज में जो चेंजेस हुए. आफ्टर दिस वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं. देखो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ना हमें. कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल क्रक्सली करेंगे और टू द पॉइंट करेंगे. ठीक है, वी विल नॉट गो इनटू दैट स्टोरी कि जो हमने पहले किया था. ठीक है, वी हैव डन वेरी इलेबोरेटली कि हम पूरा स्टोरी देखते थे किस तरीके से ब्रिटिशर्स आते थे, क्या क्या उसका इम्प्लीकेशन होता था. ठीक है, वी विल नो द क्रक्स कि एक्ट आया, एक्ट में क्या क्या हुआ. ठीक है, चलो थोड़ा बता ही देता हूँ वरना फिर समझ नहीं आएगा अच्छे से. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसको रेगुलेटिंग क्यों बोल रहे हैं. ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्ज में आ गई थी. ठीक है, उन्होंने सरकार से पैसे लिए, बदले में उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स यू विल कंट्रोल, या फिर तुम हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करोगे, तुम रेगुलेट करोगे. ठीक है, सारी एक्टिविटीज नहीं, ओनली द फ्यू एक्टिविटीज, मोस्टली इसमें भी कमर्शियल ही थी. लाइक इतनी बड़ा कंट्रोल यहाँ पे नहीं दिया था. ठीक है, बदले में लोन के देते थे. ठीक है, एक चार्टर देते थे. चार्टर में क्या होता था, 20 साल के लिए होता था. उस चार्टर में जो सरकार होती थी, सरकार उनको मोनोपोली देती थी कि अगर हमारे देश से एक कंपनी एक देश में ट्रेड कर रही है, दैट इज द ओनली वन कंपनी दैट इज फ्रॉम द ब्रिटेन, है ना, तो वो चार्टर वहां से उनको मिलता था. ठीक है,
तो वही चीज पढ़ रहे हैं. दिस इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. फ्यू पॉइंट्स वी विल डिस्कस एंड देन वी विल मूव हेड. ठीक है, इसकी हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल जो होते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, as per this act in the year of 1773 he will become the governor general of Bengal. मिलिट्री पावर को दिखा रहा है. ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? सबको पता ही होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स. ठीक है, एक काउंसिल बनाई जाती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ठीक है, पहले मैंने अच्छे से समझाया था एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव का रोल क्या रहता है, किस तरीके से पहले क्या होता था. दैट इज एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल. जो लेजिस्लेटिव होता था दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव. आज के टाइम पे क्या होता है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हो लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, बट एक बार के लिए समझ लो एक ऐसी काउंसिल होती थी एग्जीक्यूटिव लोगों की. ठीक है, जो 4 मेंबर की थी. इसी एक्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, बंगाल विल बिकम द मेन सेंटर. इसके नीचे जो मद्रास होता है, इन दोनों के गवर्नर दे विल कम अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना. सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया जाता है. ठीक है, जिसमें एक जज होता है, एक मतलब चीफ जस्टिस होता है ना, 1 चीफ जज और 3 उसके सहायक होते हैं, 3 जज. ठीक है, जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं, ठीक है, उनको प्रोहिबिट कर दिया, कोई भी बंदा प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा. नो टू प्राइवेट ट्रेड. दिस आर लाइक वेरी क्रक्स पॉइंट, इनसे बाहर नहीं पूछेंगे वो. ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पूछते हैं पहला गवर्नर जनरल कौन है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश होता है. ठीक है, अंडर विच एक्ट होता है. ठीक है, जो सर्वेंट्स हैं उनको प्राइवेट ट्रेड के लिए मना कर दिया गया. ठीक है, उनको जितने भी इंडिया के अफेयर्स हैं, जो मिलिट्री के हैं, सिविल के हैं और जो रिवेन्यू के हैं, कमर्शियल को छोड़ के जितने भी इश्यूज हैं दैट इज ऑफ दिस ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको वो किसको बताना पड़ेगा, दे हैव टू रिपोर्ट इट टू द ब्रिटेन. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इसमें 20 साल के लिए कंपनी को और मोनोपोली मिल जाती है. ठीक है, तो नेक्स्ट किस में आना चाहिए, 1773. तो 20 साल की और इनको मोनोपोली मिली, तो दैट इज इन 1793. ठीक है, इन बिटवीन एक एक्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट. दिस इज डिफरेंट एक्ट, नॉट रिलेटेड टू चार्टर. ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट. पिट्स इंडिया में देखते हैं क्या क्या बताया. रेगुलेटिंग एक्ट में थोड़े थोड़े डिफेक्ट थे, उसको सोल्व करने के लिए एक्ट आया था. ठीक है, क्योंकि पहले इन्होंने ये बोल दिया मिलिट्री, सिविल और रिवेन्यू. ठीक है, बट कंपनी के फंक्शन ऐसे डिवाइडेड नहीं थे, तो जो कमर्शियल फंक्शन है कंपनी के, जो ट्रेड वगैरह के हैं, उनको एक तरीके से डिफरेंटली डिस्टिंग्विश किया गया. ठीक है, बताया गया कि कंपनी के कमर्शियल ये चीजें हैं, है ना. उसके बाद एक 2 चीजें इसमें एस्टेब्लिश होती है. पहली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ये क्या करेंगे, कमर्शियल फंक्शन देखेंगे कंपनी का. ठीक है, कि कंपनी कमर्शियली क्या क्या कर रही है. ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुई है. ठीक है, दूसरा होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल. जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा दिस वाज ऑफ गवर्नमेंट, है ना, ब्रिटेन का. ये देखेगी व्हाट आर द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ कंपनी इन इंडिया. ठीक है, पॉलिटिकली कंपनी क्या कर रही है. ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं दैट इज द डबल गवर्नमेंट, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की, दूसरी ब्रिटेन की. ठीक है, बट मोस्टली अभी भी देखे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही पावर रहती है. ठीक है, एंड इट वाज लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि जो इंडियन टेरिटरीज हैं उनको क्या बोला जाता है, दे वर द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, कि ब्रिटिश का पोजेशन है उन टेरिटरीज पे. ठीक है, किसी कंपनी की नहीं है, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया. ठीक है, इसको ऐसे याद रखना. पी से पोजेशन, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया. डबल टी से यानी डबल टी यानी डबल गवर्नमेंट, है ना. तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना. देन अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट की. ठीक है, इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ, कंपनी के जितने भी कमर्शियल प्रिविलेजेस हैं या फिर हम मोनोपोली बोल सकते हैं, उसको अगले 20 साल तक और बढ़ा दिया. ठीक है, और क्या हुआ, एक
गवर्नर जनरल की पोस्ट के लिए रॉयल अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। ब्रिटेन वाले बताएंगे। धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बढ़ा रही थी, ठीक है, एक कंपनी से, है ना। गवर्नर, कमांडर ऑन चीफ, जो सारी पोजीशन है वो रॉयल अप्रूवल के थ्रू पास आउट होगी। तो एक रॉयल अप्रूवल भी चाहिए होगा टू द अपॉइंटमेंट्स, है ना। कंपनी अब क्या करेगी, 5 लाख रुपए भी देगी, 5 लाख टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। जितने भी सीनियर आदमी हैं जो कंपनी के काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इंडिया को बिना रेजिग्नेशन दिए इंडिया को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इंडिया से वो जब भी बाहर जाएंगे जब वो परमिशन लेके जाएंगे या फिर रिजाइन करके जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी को अच्छे से कंट्रोल कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे, ठीक है। बदले में इसके सॉरी, क्या हो रहा था कि कंपनी को एम्पावर किया गया था कि वो लाइसेंसेस दे सकती है इंडिविजुअल्स को, ठीक है, कि इंडिविजुअल्स को लाइसेंस दिया और वो ट्रेड करना शुरू कर दिया इंडिया में, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास टाइम होता ना, आई वुड हैव डन दिस ओपियम वॉर्स वगैरह, किस तरीके से इसकी वजह से बढ़ती है, कि लाइसेंस इंडिविजुअल्स को दिया, अफीम ली इंडिया वालों ने, चाइना में बेची, ठीक है। तो इसी की वजह से इंडिया तो चाइना का रिलेशन काफी डिटेरियोरेट हुआ था उस पीरियड में ना। 93 के बाद 20 साल का और चार्टर मिल गया, कितना हो गया, 1813, ठीक है। 1813 में क्या क्या होता है, कंपनी की जो मोनोपोली है, अब उसको क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। मोनोपोली ऑफ, क्वेश्चन आया ना, द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड was ended during which charter act, this was ended during 1813। इसमें एक पॉइंट बताऊंगा, दैट इज एक्सेप्शन, उसको याद रखना। मैं इसमें कोई भी चीज बता रहा हूँ ना, दिस इज नॉट वेरी रैंडम, काफी रिसर्च मटेरियल है, सिलेक्टेड ही पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, तो इनसे बाहर नहीं आएगा। द मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया ended in this Charter Act of 1813, except company retained its monopoly over China and trade in tea। चाय का जितना भी ट्रेड होगा, चाइना के साथ जितना भी ट्रेड होगा, उसके लिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है, ठीक है। इंडिया की अगर हम ओवर ट्रेड, इंडिया के ऊपर की ट्रेड की बात करें, दैट वाज एंडेड। बट इंडिया में क्या, टी में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है, हाँ, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है, टी का वही ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये वाली बात पूछा जाता है यूपीएससी में, पीवाईक्यू है ये, ठीक है। उसके अलावा भी काफी पेपर्स में पूछा गया, ठीक है। तो देन वी है, अगर सिंपल ये लिखा ना, मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया 13 मत करके आना। अगर ये लिखा है एक्सेप्ट ट्रेड इन चाइना एंड टी, ठीक है, तो उसमें 1813 करके आना, ठीक है। अब मोनोपोली एंड होती है बट 20 साल के लिए और चार्टर ले लेते हैं, ठीक है। कि अब जो पोजेशन है टेरिटरी का, उस पर तो कंट्रोल रखें, तो टेरिटरी पे जितना पोजेशन होता है उसके लिए दे विल टेक द परमिशन, ठीक है। तो 1 लाख रुपए अलग रखते थे ये 1813 में, जो हमने देखा था अभी एजुकेशन वाला, है ना। एजुकेशन के लिए, लिटरेचर के लिए, लर्निंग के लिए, साइंस के लिए, हर साल जो कंपनी है 1-1 लाख रुपए रखने लग गई, ठीक है। साथ में जितनी भी रेगुलेशंस होती थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी रखी जाती थी। कोई भी एक्ट वगैरह पास करना है तो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी एक बार दिखाया जाएगा, ठीक है। दिस इज 1813, देन वी हैव 1853, 20 साल यानी, सॉरी 53 से पहले 33, ठीक है। 20 साल के लिए और मिल गई थी, तो नाउ इट इज 1833 का एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है। 1833 की बात करते हैं। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सेम ही आ गया कलर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो क्या बन जाता है, इट विल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया,
सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? विलियम बेंटिक। कौन होता है? विलियम बेंटिक, है ना। अब पहले देखो इसमें क्या हो रहा था कि उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। अब जो मद्रास और बॉम्बे हैं इनसे लेजिस्लेटिव पावर ही ले ली, ठीक है, कि ये कोई नया रूल नहीं बना सकते, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब किस तरीके की बॉडी बन गई थी? अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। यहाँ पे कंपनी की जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी थी वो सब बंद हो जाती, नो कमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है। जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं दे विल एंड, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखो एक एक इस पे हम स्लाइड पे इसलिए कर रहे हैं ताकि इट विल बिकम इजी टू रिवाइज। लाइक मैं भेज देता हूँ ये वाले नोट्स जो होते हैं, एक मैंने ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ इनको, ठीक है। 1853 की बात करें, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जाती है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी जाती है, ठीक है। ओपन कंपटीशन अभी हमने बात की थी, ठीक है। ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन इन द ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर भी पूछा हुआ था, है ना। साथ में मकूले कमेटी है, मकूले कमेटी भी अपॉइंट कर दी जाती है, ठीक है। इट इज इन 1854 में मकूले कमेटी होती है, ठीक है। कंपनी के रूल को फिर एक्सटेंड कर दिया जाता है, बट 20 साल के लिए नहीं करते, टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। रूल एक्सटेंड कर दिया जाता है बट द टाइम पीरियड वाज नॉट मेंशन्ड, क्योंकि टाइम अगर 20 साल कर देंगे तो 20 साल के लिए रहेगी कंपनी, बट इस बार क्या किया उन्होंने? टाइम मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट वर इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमारा दिस पार्ट दैट इज ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ क्लास दैट विल एंड। इसके बाद हम बात करें द इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज में सबसे पहले, चलो ये हम कल ही करते हैं क्योंकि इसके अंदर फिर वी हैव टू डू द लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स सारी, ठीक है। जितना भी हमारा हेस्टिंग्स का इजारेदारी सिस्टम है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। रायतवाड़ी है, महालवाड़ी है, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन जो एग्रीकल्चर का होता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ठीक है। 1765 से पहले क्या था, 1765 के बाद कैसा होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होती है, होम चार्जेस क्या होते हैं, फेमाइंस क्या होती हैं, ठीक है। ये स्ट्राची कमीशन आता है, लेयाल कमीशन आता है और फिर अपना मैकडोनल्ड कमीशन आता है एंड द वेरी लास्ट, ठीक है। तो ये दिस टू चैप्टर्स, लाइक आज वाला क्लास और जो कल क्लास कराऊंगा, वहां से बहुत प्यारे वाले क्वेश्चन आते हैं, काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर ढंग से इनको अच्छे से कर लोगे ना, काफी क्वेश्चन लगेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम वी विल हैव लाइक वन क्लास फॉर दिस सोशो रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है। 20 को हम सोशो रिलीजियस मूवमेंट करेंगे, जहाँ से हमारा सोशो रिलीजियस खत्म हो जाएगा। देन वी विल डू द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड 21 को हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म हो जाएगा एंड 3 दिन हमें लगेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट कवर करने में। सो बाय 24 आई गेस वी विल कंप्लीट अवर सिलेबस एंड हमारा एग्जाम के लिए फिर 4 दिन बचे होंगे। उसमें से हम वी विल डू सम लाइक बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं इनको सेशंस, है ना, जिसके अंदर वी विल डिस्कस द हिस्टोरियोग्राफी, लाइक जो मैंने पीडीएफ में भेजे हैं। एक दो बच्चे को वो समझ नहीं है किस हिस्टोरियन का क्या पॉइंट है, किस हिस्टोरियंस ने क्या बोला है, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के नाम हैं, ठीक है। पेपर से पहले इसलिए करेंगे ताकि काफ़ी इजी रहता है, पेपर से पहले अगर पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो वो वाला पार्ट देखो